की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने 5वां सम्मन भेजा है। आपको बता दें, चौथे सम्मन के बाद हाईकोर्ट का रुख किया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने और अब 5वां सम्मन ईडी की तरफ से भेजा गया है। आज ही बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई तरह के आरोप उन्होंने लगाए हैं, कई नए आरोपों का उन्होंने खुलासा किया है और अब ईडी की तरफ से 5वां सम्मन भेजा जाना, क्या हेमंत सोरेन के लिए ये मुश्किलें बहुत बढ़ गई हैं? क्या हाईकोर्ट उनका जाना भी काम नहीं आ रहा है? इधर हाईकोर्ट में भी जो याचिका दायर की गई उसमें भी कुछ त्रुटि की बात सामने आई। अब मुख्यमंत्री के सामने विकल्प क्या है? क्या इस 5वें सम्मन के बाद उन्हें ईडी में हाजिर होना होगा या हाईकोर्ट के फैसले का वो इंतजार करेंगे? हाईकोर्ट क्या निर्देश देता है? आखिर इससे कितनी मुश्किलें मुख्यमंत्री के लिए और राजनीतिक तौर पर राज्य के लिए क्या क्या संभावनाएं और क्या मुश्किलें हो सकती हैं, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी भी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने 5वां सम्मन अब जारी किया है। जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ ये मामला है जिसमें व्यवसायी विष्णु अग्रवाल और कई लोग अभी फिलहाल ईडी की गिरफ्त में हैं और अब सीएम से पूछताछ के लिए ईडी ने कई बार समन भेजा है, लेकिन इस मामले में ईडी हाजिर नहीं हो रहे हैं। हालांकि इससे पहले लीज आवंटन के मामले में मुख्यमंत्री ईडी के समक्ष हाजिर हुए थे और दिन भर उनसे पूछताछ हुई थी, लेकिन जमीन घोटाले के मामले में जब से ईडी उन्हें समन दे रही है, इसमें किसी भी मामले में मुख्यमंत्री ईडी कार्यालय हाजिर नहीं हो रहे हैं। अब उन्हें 5वां सम्मन ईडी ने जारी किया है। मदन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मदन, ये बहुत बड़ी मुश्किल हम मुख्यमंत्री के लिए कह सकते हैं। इससे बचने के लिए हाईकोर्ट का उन्होंने रुख किया, लेकिन ईडी ने भी अब 5वां सम्मन दे ही दिया है। बिल्कुल, देखिए, बड़ा सवाल यही है कि अब तक जो झारखंड में ईडी ने कार्रवाई की, चाहे वो मनरेगा घोटाला से जुड़ा हुआ मामला हो या फिर अवैध खनन से जुड़ा हुआ मामला हो या फिर जमीन घोटाला से जुड़ा हुआ मामला हो, अब तक जो लोग ईडी के गिरफ्त में आए उनको सिर्फ 3 नोटिस मिलते थे, यानी कि ईडी का 3 समन मिलता था और चौथे में वो कोर्ट से नोटिस लेकर के उनकी गिरफ्तारी करती थी। लेकिन मुख्यमंत्री के मामले में ये चौथा समन भी मिला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को और आज जो मिला है वो 5वां समन मिला है। तो अब ये बड़ा सवाल है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तब चौथा समन मिलता है और जब वो हाईकोर्ट जाते हैं तब उन्हें 5वां समन मिलता है। तो इस समन के क्या मायने हैं, ये एक बड़ा मतलब समझने की कोशिश हम लोग भी कर रहे हैं कि आखिर इसके क्या मायने हैं। कि जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से ईडी को एक पत्र जाता है चौथे समन के बाद, जब वो उस तारीख में वहां नहीं पहुंचते हैं पूछताछ के लिए, तब उस पत्र में ये कहा जाता है कि मुख्यमंत्री ये ईडी से कहते हैं कि जब तक कोर्ट में यह मामला है तब तक हमें जो है परेशान न किया जाए, तब तक कोई भी कार्रवाई न की जाए। इससे पहले जब समन के बाद मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा था तब वो कह रहे थे कि हमें गिरफ्तारी का डर सता रहा है। तो ऐसे में अब ये 5वें समन का क्या मायने हैं, ये समझने की कोशिश हम सभी भी कर रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हाईकोर्ट जाते हैं तब फिर एक समन आता है और इस समन के बाद अब मुख्यमंत्री क्या करते हैं, क्योंकि जो पत्र पहले गया था ये कल ही जानकारी मिल चुकी थी कि ईडी इसकी समीक्षा कर रही है, यानी कि अपने अधिकारियों के साथ वो मंतव्य ले रहे हैं कि आगे की कार्रवाई क्या हो सकती है। और ठीक आज देखिए कि ईडी ने 5वां समन फिर से भेज दिया है। आज की बात आपने की मदन, एक चीज़ यहाँ पर आपसे समझना चाहूँगी, पिछले जितने भी ईडी की कार्रवाइयाँ हो रही थी उससे पहले निशिकांत दुबे का ट्वीट, एक तरह से ट्वीट बम वो फोड़ते थे और उसके बाद एक्शन होता था ईडी की तरफ से। इस बार दिल्ली में जिस तरह जफर इस्लाम बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने मुख्यमंत्री को निशाने पर लिया, दिल्ली से हमला हुआ और तमाम भ्रष्टाचार की पोथी वो लेकर बैठे थे। आज रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है और कई और खुलासे वो करते हैं, कई और बातें भ्रष्टाचार की वो बताते हैं और कहते हैं कि 77,000 करोड़ का घोटाला है, कई घोटालों का वो जिक्र करते हैं। ऐसे में उसके बाद अब ईडी का सम्मन आना कितना कोरिलेट करते हैं और इससे राज्य की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, जब दिल्ली बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मामले में प्रेस वार्ता हुई थी, तभी से यह कयास लगाए जा रहे थे कि राजनीति जो है झारखंड की वो अब सेंट्रलाइज हो रही है। और आज जो प्रवक्ता दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई गंभीर आरोप लगाते हैं, उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए वो प्रवक्ता अब रांची के बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पहुंचते हैं और आरोपों की बौछार कर देते हैं। कई अधिकारियों के नाम और उसमें जुड़ जाते हैं, कई मंत्रियों के नाम जुड़ते हैं,
कई जो योजनाएं थी उसका जिक्र किया जाता है, कई जो बिचौलिए थे जो गिरफ्त में हैं अभी फिलहाल ईडी के, उनके नाम आते हैं, उनको किस तरह से सुविधाएं प्रदान की गई, कहां से सुरक्षा गार्ड मिले, कैसी गाड़ियां मिली, इन तमाम चीज़ों की विस्तृत जानकारी दी जाती है। और आरोप सिर्फ यहां तक नहीं होता है, आरोप बढ़कर लालू यादव और सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे तक पहुंच जाता है कि झारखंड में जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं उसमें सभी के हाथ हैं, हिस्से जो है बांटे जा रहे हैं, स्लीपर सेल की तरह यहां पर काम हो रहा है। और उसके संरक्षक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं और उन्हीं के संरक्षण में आकाओं के इशारे पर जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूरा काम कर रहे हैं। एक नेटवर्क चलता है और उस नेटवर्क के जरिए जो है पूरा भ्रष्टाचार हो रहा है। और 1, 2 हजार, 4 हजार, 5 हजार करोड़ नहीं, बल्कि अब यह घोटाले के आंकड़े जो हैं वो 77 हजार करोड़ के बताए जा रहे हैं, जैसा कि बीजेपी का आरोप है। तो हम ये कह सकते हैं कि आरोपों के बौछार के बाद ये 5वां समन ईडी का क्या हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री का मुसीबतें और बढ़ाएगी। फिलहाल मामला न्यायालय में है, हाईकोर्ट में है। इंतजार इस बात का है कि हाईकोर्ट में ये केस किस डेट में लिस्टेड होता है और फिर हाईकोर्ट से क्या उन्हें राहत मिलती है या फिर एक झटका मिलता है, इसके लिए तो हम सबों को इंतजार करना होगा। लेकिन इस याचिका पर भी अब बीजेपी ने सवाल उठाया है और बीजेपी ने कहा है कि जानबूझकर इस याचिका में भी गलती की गई है ताकि ये लंबे समय तक खींचा जा सके। मदन, एक और चीज़ आपसे समझना चाहूंगी, ये भले बीजेपी का आरोप हो कि याचिका को लंबे समय तक खींचने के लिए जानकर त्रुटियां डाली गई हैं और वाकई सवाल उठता है जब इतने बड़े बड़े वकील इसमें लगे हुए हैं तो त्रुटि कैसे हो गई। लेकिन उससे बड़ा एक और सवाल, ईडी अगर कानून की थोड़ी जानकारी हो इस मामले पर, ये हम डिस्कस कर सकते हैं कि ये 5वां समन ईडी का है। हाईकोर्ट अगर सीएम के पक्ष में फैसला नहीं देता है तो ईडी आगे क्या कार्रवाई कर सकती है? देखिए, अगर सिंपल वे में समझा जाए, कानूनविद से हमारी भी बातचीत नहीं हुई है और बहुत कुछ हम नहीं इसमें कह सकते, लेकिन जो सिंपल जानकारी है उसके हिसाब से साधारण तौर पर आप इसे समझ सकते हैं कि ईडी जब तीसरे समन के बाद भी किसी की गिरफ्तारी करती है तो ईडी का अपना कोर्ट होता है और उस कोर्ट के माध्यम से वो एक नोटिस लेती है और उसके बाद गिरफ्तारी होती है, उसके बाद फिर कोर्ट में पेशी होती है, फिर उन्हें जेल भेजा जाता है। तो ईडी के पास यही रूल है फिलहाल, जो अगर वो समन दे रहे हैं और जब ईडी चाहे तो अब अगर उनके समन पर जो पूछताछ के लिए जिन्हें समन दिया जा रहा है और वो हाजिर नहीं होते हैं तो फिर वो ईडी कोर्ट से नोटिस लेकर के गिरफ्तारी कर सकते हैं। लेकिन इसकी जानकारी विधानसभा के अध्यक्ष को दी जाती है और राज्यपाल को दी जाती है, क्योंकि दोनों जो हैं उनके एक तरह से संवैधानिक संस्था हैं जिनसे वो जुड़े हुए हैं, जिनके अंडर वो आते हैं। तो फिर उन्हें ये जानकारी दी जाएगी कि भाई इस मामले में जो है ये व्यक्ति जो है वो दोषी पाए गए हैं और इस वजह से कोर्ट के नोटिस के बाद उनकी गिरफ्तारी हो रही है। तो ऐसी सूचना और ऐसी जानकारी जब हमने राजनीतिक लोगों से भी और जो एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट होते हैं या फिर जो कानूनविद हैं उनसे जब हमने बातचीत की थी, तब हमें यह महसूस हुआ था कि ये जानकारी मिली हमें कि इस तरह से जो है उसमें किया जा सकता है कि ईडी जो है एक नोटिस लेकर के फिर उन्हें जो है अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये संभावनाओं की बात है, ये उम्मीदों की बात है। लेकिन फिलहाल अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास बड़ा विकल्प है कि वो हाईकोर्ट में हैं और हाईकोर्ट से उन्हें राहत मिल सकती है। इसे प्रमुखता से जो जेएमएम के नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो ये कहते हैं कि हमें न्यायालय पर भरोसा है और न्यायालय से हम उम्मीद क्यों हारे। पहले जब हमें न्यायालय से कई राहत मिल चुके हैं तो हमने कोई गलती नहीं की है, सिर्फ ये बीजेपी की साजिश है, एक आदिवासी मुख्यमंत्री को परेशान करने की साजिश है। तो ऐसे में हम अभी निराश क्यों हो, हमें पूरा भरोसा है कि हाईकोर्ट से हमें एक राहत मिलेगी। लेकिन मदन, अगर साजिश है तो आप पेश होइए ना, ये बड़ा सवाल है। राज्य की जनता भी देख रही है सब, और अगर आप पेश नहीं होते हैं तो आप खुद को बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं?
देखिए, इस सवालों का जवाब हमने कई बार ढूंढने का कोशिश किया। बीजेपी इसी सवाल पर हेमंत सोरेन को घेरने की कोशिश करती है, लेकिन जेएमएम के नेताओं से जब आपकी बातचीत होगी तो वो ये कहते हैं कि संवैधानिक संस्थाओं की बात तो होती है, लेकिन ये संवैधानिक संस्थाएं जो है वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। ऐसे में एक निर्दोष मुख्यमंत्री को, एक आदिवासी मुख्यमंत्री को बेकसूर फंसाया जाएगा और वहां से हमें बचने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। अगर वो हमें जेल भेज देते हैं तो फिर हम क्या कर सकते हैं। इसलिए वो फिलहाल न्यायालय के शरण में जाना उचित समझ रहे हैं और न्यायालय से वो गुहार लगा रहे हैं कि ऐसे जो ईडी के समन है इससे हमें परेशान करने की कोशिश हो रही है। एक राजनीतिक शक्ति उसके पीछे है, राजनीतिक एक षड्यंत्र है जिसके तहत हमारी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। और आज जो सुप्रियो भट्टाचार्य ने पीसी किया उसमें यह कहा कि केंद्र से जो है परेशान करने की कोशिश हो रही है, राजनीतिक षड्यंत्र जो है इसमें है, राजनीति में वो नहीं सकते हैं तो फिर अपने केंद्रीय संस्थाओं को लगाकर हमें परेशान करने की कोशिश हो रही है। बहरहाल राजनीति ही मदन और आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे। कई दर्शक हमें सोशल प्लेटफॉर्म पर देख भी रहे हैं, आपके रिएक्शन क्या हैं आप कमेंट कर सकते हैं अपने रिएक्शन। ईडी के इस 5वें सम्मन पर सीएम अब क्या जाएंगे या हाईकोर्ट की शरण में है, तब तक ये मामला टलता रहेगा। आखिर क्या होगा राज्य की राजनीति में, आप जो सोचते हैं वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम इस वक्त लाइव हैं, आप हमें देख रहे हैं। एक और सवाल मदन, मुख्यमंत्री को तो ईडी इधर शिकंजे में ले रही, लगातार समन पर समन वो हम देख रहे हैं, इस पर लगातार डिस्कशन भी होता रहा है। लेकिन अब शिबू सोरेन जो उनके पिता हैं दिशोम गुरु, जो जिन पर झारखंड की राजनीति इर्द गिर्द घूमती है, वो भी अब लोकपाल वाले मामले पर घिरते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल तो फैसला सुरक्षित है, लेकिन सोरेन परिवार के लिए क्या मानते हैं ये मुश्किल वक्त है या फिर एक सिंपैथी भी मिल सकता है जनता का, जो झारखंड की जनता है उसकी सिंपैथी मिल सकती है इस मामले पर, या फिर इसका रिएक्शन उल्टा होगा? देखिए, राजनीतिक तौर पर जरूर इस विषय को एक माहौल बनाने की कोशिश की गई है और मुश्किल का दौर इसे कह सकते हैं। फिलहाल मुसीबतें हम सीधे तौर पर इसलिए भी नहीं कह सकते कि कोई भी फैसले नहीं आए हैं, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और कोर्ट में जो मामले हैं उसमें फैसले सुरक्षित रखे गए। तो वो फैसले क्या शिबू सोरेन जी के पक्ष में है या फिर उनके खिलाफ में है, ये इसके लिए हम सबों को इंतजार करना होगा। लेकिन हाँ, ये बातें जरूर है कि न्यायालय में एक रिजल्ट के तौर पर जब कोई विद्यार्थी एग्जाम देता है और उसके बाद जब तक परिणाम सामने नहीं आते हैं तब तक उनके मन में कई सवाल उत्पन्न करते रहते हैं या होते रहते हैं कि आखिर क्या होगा। और यही बात न्यायालय के फैसले पर भी टिकी है कि जो दलीलें लोकपाल की तरफ से रखी गई, जो दलीलें शिबू सोरेन जी के वकीलों की तरफ से रखे गए, उस पर न्यायालय का रुख कैसा रहा, न्यायालय किनको सच माना। तो अब फैसले जब तक सामने नहीं आते हैं तब तक जरूर ये कह सकते हैं कि थोड़े तनाव जरूर बढ़े हैं। लेकिन अब अगर वो भी ऐसे वक्त में मदन, इसलिए हम इसे बार बार बोल रहे हैं कि मुश्किलों में है, क्योंकि चुनावी माहौल है, ये चुनावी सीजन है। ऐसे में चुनाव पर ध्यान न देकर इन्हीं मामलों में उलझे रहेंगे सीएम और शिबू सोरेन, तो जेएमएम किस तरह से चुनावी मैदान में उतरेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, देखिए, इस विषय को जेएमएम पूरी तरह से, जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी पहला समन भेजा था और जब वो पूछताछ के लिए पहुंचे थे, उस वक्त के माहौल को आप देखिए और याद करिए, तब आपको समझ में आएगा कि इसे पूरी तरह से अपने पक्ष में करने की कोशिश की गई थी। पूरे राज्य से जो उनके समर्थक थे, कार्यकर्ता थे, वो मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचते थे, मुख्यमंत्री बाहर निकलकर उन्हें संबोधित करते थे और कहते थे कि हम हर मुसीबतों का सामना करने के लिए तैयार हैं, हम अगर हिम्मत है तो आकर हमें गिरफ्तार करके लेकर जाए। तो अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी अब राजनीतिक तौर पर काफी परिपक्व हो चुके हैं, वो मुसीबतों का सामना करना सीख चुके हैं। ऐसे में आप उनके कई फैसले जो हैं उससे आपको ये लगेगा कि वो हेमंत सोरेन जो है पहले वाले नहीं हैं जो किसी मुसीबतों से या फिर इस माहौल से वो डर जाएं। काफी मुश्किलों का सामना किया है और काफी अनुभव भी अब उन्होंने प्राप्त कर लिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि काफी कुछ कोशिश होगी जेएमएम की तरफ से भी कि इस माहौल को भी अपने पक्ष में कैसे किया जाए और चुनाव में इसके फायदे लिए जाए।